क्लास में आप बच्चों ने डेटा को अरेंज करना सीखा। तो अब बढ़ते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक एनालाइजिंग डिफरेंट डेटा सेट्स एंड शेयर फाइंडिंग से। विभिन्न डेटा सेट का विश्लेषण करना और निष्कर्ष शेयर करना। नमस्ते, मेरा नाम राघव है। छात्रों का प्रतिनिधि चुने जाने पर मैं बहुत उत्साहित हूँ। राघव हमेशा नियमों का पालन करता है। वह पढ़ाई और खेल में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। उसकी लगन देखकर उसे छात्रों का प्रतिनिधि बनाया गया है। राघव को खेल संबंधी सामान खरीदने के लिए अपने सह छात्रों एवं टीचर्स की सहायता से हिसाब बनाने को कहा है। महक, तुम्हारी स्प्रेडशीट के प्रयोग से मैं बहुत प्रभावित हूँ। धन्यवाद राघव, तुम भी हिसाब रखने के लिए स्प्रेडशीट का प्रयोग करो। तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। एक्टिविटी की टास्क नंबर 1 है, राघव ने महक का सुझाव मानकर स्प्रेडशीट का प्रयोग करना तय किया है। राघव ने डेटा स्टोर करने के लिए नीचे दिए गए हेडर्स चुने हैं। चलिए हम राघव की मदद करें। राघव ने जो हेडर्स चुने हैं वो ये हैं। नेम ऑफ द आइटम। नेम ऑफ द आइटम उसने वस्तु का नाम स्टोर करने के लिए लिया है, जिसका डेटा टाइप होगा टेक्स्ट। उसके बाद यूनिट प्राइस, मूल्य प्रति वस्तु स्टोर करने के लिए, हर एक वस्तु का मूल्य स्टोर करने के लिए उसने यूनिट प्राइस नाम की हेडिंग ली है और जिसका डेटा टाइप है न्यूमेरिक, क्योंकि प्राइस हमेशा नंबर्स में ही होता है। उसके बाद क्वांटिटी नाम का हेडर जो उसने लिया है वस्तु की संख्या स्टोर करने के लिए, जिसका डेटा टाइप कौन सा है बच्चों? न्यूमेरिक डेटा टाइप। वेरी गुड। तो स्टेप नंबर 1 से शुरू किया है। स्प्रेडशीट शुरू करें और उसमें एक खाली वर्कशीट खोलें। आपको एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन करनी है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में रो 1 में हेडिंग लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये नंबर 1 रो है, यहाँ इस जिसमें ये सारे सेल्स आ रहे हैं और हमारे इसमें उसने हेडिंग लिखी है। नेम ऑफ द आइटम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट। स्टेप नंबर 3, हेडिंग के अनुसार डेटा एंटर करें। तो फर्स्ट वाली रो बच्चों हेडर रो है और उसने उसी के अकॉर्डिंग आइटम्स की एंट्री कर दी है, जैसे नेम ऑफ द आइटम के नीचे रैकेट, बैट, बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। फिर यहाँ पर उसने यूनिट प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी दे दी है। आप चाहें तो अपनी पसंद की और वस्तुएं भी डाल सकते हैं। प्रति वस्तु का मूल्य पता करें और उचित वस्तु के सामने लिखें। स्टेप नंबर 4, वर्कशीट को उचित स्थान पर सेव करें। राघव पूछता है, क्या मैं हर वस्तु की देय राशि अमाउंट पेबल भी निकाल सकता हूं? राघव, आपको प्रति वस्तु की देय राशि अमाउंट पेबल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रति वस्तु की देय राशि निकालने का फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। पहले हम इस टेबल को एक बार देख लेते हैं। इस डेटा रिकॉर्ड को एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों बताओ, इसमें कुल कितने कॉलम हैं? वेरी गुड। अगर आपका जवाब 4 है तो आप एकदम करेक्ट है। वो 4 कॉलम कौन कौन से बच्चों? कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। कॉलम ए हमारा नीचे तक 7 तक, कॉलम बी यहां तक, कॉलम सी भी 7 तक, कॉलम डी यहां नीचे तक। रो कितनी है बच्चों इसके अंदर? एक्सीलेंट, वी हैव 7 रोज। इसमें 7 लाइनें हैं हमारे पास। रो नंबर 1, रो नंबर 2 और ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 रोज हैं और इसमें हेडर कौन सा है बच्चों? हेडर रो। वेरी गुड। रो नंबर 1 हमारी हेडर रो है। हेडर रो में कौन कौन सी हेडिंग्स दी गई है बच्चों? द नंबर 1 इज नेम ऑफ द आइटम। उसके बाद कॉलम बी में यूनिट प्राइस, कॉलम सी में क्वांटिटी और कॉलम डी में अमाउंट पेएबल इन रुपीज। वेरी गुड बच्चों। तो अगर मैं आप बच्चों से पूछूं कि बच्चों नेम ऑफ द आइटम सेल का एड्रेस बताओ, तो आपको पता है कि नेम ऑफ द आइटम इस वाले सेल में लिखा हुआ है। तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा बच्चों? A1, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। तो A1 में है हमारा नेम ऑफ द आइटम। B1 में क्या है बच्चों? B1 में है यूनिट प्राइस और C1 में है बच्चों क्वांटिटी और D1 में है अमाउंट पेएबल। तो अगर बात की जाए अमाउंट पेएबल की कि रैकेट की कितनी अमाउंट पे की गई, रैकेट के लिए कितना खर्चा किया गया,
तो कितना खर्चा किया गया वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस वाले सेल का एड्रेस क्या होगा बच्चों, डी, और ये कौन से वाली रो है, सेकेंड, वेरी गुड। तो ये हमारा D2 होगा इस सेल का एड्रेस D2। और ठीक इसी तरीके से हमारा इसका एड्रेस क्या होगा, अब D कॉलम है तो D तो फिक्स हो गया और ये रो चेंज होती रहेंगी, ये D3 D4 क्योंकि हम D के नीचे ही जा रहे हैं, D3 D4 D5 D6 एंड D7। तो अगर मैं ऐसे ही आपसे रैंडमली पूछूं बच्चों बताओ B5 में क्या है, तो आप क्या बताओगे बच्चों, तो आप देखोगे बच्चों पहले कि B5, B ये रहा और 5 ये रहा। B5 में फुटबॉल का यूनिट प्राइस, कि एक फुटबॉल का प्राइस कितना है, यूनिट प्राइस मतलब सिंगल क्वांटिटी। तो यूनिट प्राइस हमारा फुटबॉल का, एक फुटबॉल का प्राइस है 350। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अमाउंट पेबल निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अमाउंट पेबल प्रति वस्तु की देय राशि इज इक्वल टू यूनिट प्राइस मूल्य प्रति वस्तु मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रति वस्तु संख्या। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर हमने रैकेट के ऊपर कुल खर्च निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे एक रैकेट का कितना प्राइस है। एक रैकेट का प्राइस है बच्चों 175। तो हमने 6 रैकेट खरीदे तो हमारा टोटल रैकेट के ऊपर कितना खर्च होगा, 175 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 175 आप बताओ बच्चों कि कहां पर है, 175 है आपका कौन से सेल एड्रेस क्या होगा इसका, B2। और हमारा क्वांटिटी कौन से नंबर पे है, C2 पे, C2 सेल पे। तो इसी के सामने हमें यहां पर, क्योंकि ये पूरा रो रैकेट का है, रैकेट की इंफॉर्मेशन इस सेकंड नंबर रो में है, बैट की इंफॉर्मेशन कौन से रो में है बच्चों, 3 नंबर रो में। तो रैकेट का खर्च रैकेट वाली रो में लिखना है इसके सामने, बैट का खर्च बैट की रो में लिखना है, बॉल का खर्च बॉल के, और ऐसे ही बाकी सभी का भी। तो स्टेप नंबर 1 है अपनी वर्कशीट में एक हेडर अमाउंट पेबल नाम से बनाएं। तो ये देखिए बच्चों, एक कॉलम डी ले लिया गया है जिसमें अमाउंट पेबल नाम का बना दिया गया है, हेडर डाल दिया है अमाउंट पेबल। लिस्ट की पहली वस्तु रो 2 में है। तो आपके सामने ये देखिए पहली वस्तु कहाँ है बच्चों, रैकेट। तो रैकेट हमारी रो नंबर 2 में है एग्जैक्टली, इसीलिए अमाउंट पेबल D2 में अमाउंट पेबल होगा इस वाली वस्तु का। तो D2 इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी C2, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ C2। ठीक है, यूनिट प्राइस ऑफ B2 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ C2। तो यहां पर हमारा D2 का आ जाएगा। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होता है। तो बच्चों अगर हमें इसको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें अलग से कॉपी में गुना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम एक्सेल में इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में फॉर्मूले डायरेक्टली लगा सकते हैं और ये हमें अपने आप कैलकुलेट करके देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू लिखना है और फॉर्मूला लगाना है। तो देखते हैं स्टेप नंबर 2। रो 1 में कॉलम हेडिंग्स में हेडर होने के कारण रो 2 से फॉर्मूला लगाएंगे। एग्जैक्टली जिसमें हमारी वस्तु का हिसाब लिखा है उसी में हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका रैकेट का हिसाब लगाना है तो हमें इसके सामने यहाँ पर इक्वल टू लिखना है और फॉर्मूला लगना है। पहले डेटा रो 2 के सेल D2 पर नीचे दिया गया फॉर्मूला टाइप करें। तो यहाँ पर इन्होंने ये वाला टाइप करने के लिए बोला है B2 मल्टीप्लाई बाय C2। तो B2 आपको पता है, B2 ये है और ये है, तो आप समझ गए हैं। यहाँ पर लिखना है आपको इक्वल टू, उसके बाद B2 स्टार C2। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों। B2 में रैकेट का यूनिट प्राइस है, C2 में रैकेट की क्वांटिटी है, D2 में फॉर्मूला लगाने के बाद रैकेट का अमाउंट पेबल आएगा। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। या फॉर्मूला लगाने का एक और तरीका भी है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। D2 सेल में इक्वल टू टाइप करें। D2 सेल हमारा ये है, यहाँ पर इक्वल टू टाइप करें। उसके बाद हम इसके ऊपर अगर एक बार क्लिक करेंगे तो इसका एड्रेस B2 अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम स्टार हमें कीबोर्ड से टाइप करना है, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर C2 भी आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम एंटर प्रेस कर देंगे तो इसका अमाउंट पेबल आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, हमें कुछ से करने की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो 1050 175 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपने आप इसका अमाउंट आ जाएगा।
बाकी वस्तु का अमाउंट पेबल निकालने के लिए फॉर्मूला नीचे दिया गया है। बैट के लिए D3 सेल में लिखें। तो बैट हमारा कौन से सेल में बच्चों? ये देखिए, बैट की पूरी इंफॉर्मेशन हमारी रो नंबर 3 में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अमाउंट पेबल का कौन सा सेल होगा हमारा? ये वाला, डी कॉलम में और 3 रो में। तो यहाँ पर D3 हमें निकालना है। D3 कैसे निकलेगा बच्चों? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, B3 को C3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू B3 मल्टीप्लाई बाय C3। तो ऐसे ही आपको हर एक सेल का फॉर्मूला लगाना है। बैट का हिसाब लगाना है, बॉल का भी हिसाब लगाना है कि कुल कितना खर्च बॉल पर हुआ, कुल कितना फुटबॉल पे, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल, इन सब का हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने का हमारा मेन फॉर्मूला होगा, ये देखिए ये रहा फॉर्मूला, सेल D ब्रैकेट N इक्वल टू B ब्रैकेट N मल्टीप्लाई बाय C ब्रैकेट N, जहाँ पर N रो का नंबर है। जैसे कि हम D2 का निकालेंगे तो N की जगह 2 लिख देंगे। D2 में हमारा क्या है? D2 में है हमारा बैट का टोटल खर्च, D3 में बॉल का, D5 में फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। तो हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर्स चेंज करने हैं और हर एक सेल का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। बास्केटबॉल का अमाउंट पेबल निकालने के लिए क्या आप फॉर्मूला लगाएंगे? ऊपर दिए गए फॉर्मूला को फिल हैंडल द्वारा भी कॉपी किया जा सकता है। तो बच्चों, बास्केटबॉल का कॉलम है लास्ट वाला, ये देखिए बास्केटबॉल। अगर आप पूरे ऊपर वालों में सब में फॉर्मूला लगा चुके हैं और आप चाहते हैं कि किसी नए तरीके से हम बास्केटबॉल वाला सेल का अमाउंट पेबल निकालें, तो उसके लिए भी एक और तरीका आप सीख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे सेल के ऊपर और सेल के नीचे वाले कॉर्नर, यहाँ पर आप माउस लेकर जाएंगे तो ये प्लस के साइन में बदल जाएगा और ये फिल हैंडल का काम करेगा। फिल हैंडल ऑप्शन का इस्तेमाल आप अगली क्लास में सीखेंगे, क्योंकि अभी हमारी क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप बच्चों को कम समझ आया या फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है प्रैक्टिकल पार्ट्स। आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम प्रैक्टिकल पार्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए आप लोगों का प्रैक्टिकल करना भी बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल और ओपन करते हैं MS एक्सेल को। रन बॉक्स में मैंने एक्सेल टाइप किया और हमारे सामने एक्सेल ओपन हो गया। तो इसमें हमें ब्लैंक वर्कशीट लेनी है। ये ब्लैंक वर्कशीट पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो रो नंबर 1 आपकी हेडर रो है, इसमें आपको हेडिंग्स को लिखना है। तो हमारी हेडिंग्स कौन कौन सी है बच्चों? नेम ऑफ द आइटम, यूनिट प्राइस, मतलब एक वस्तु का कितना मूल्य होगा, यूनिट प्राइस, कितनी क्वांटिटी होगी, और अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल मतलब उस वस्तु पर कुल कितना खर्च हुआ इन रुपीस। इन्हें हम बड़ा कर लेते हैं। यहां पर डबल क्लिक करने से ये बड़ा हो जाता है। यहां पर हम अपनी डिटेल्स को फिल कर देंगे। ये देखिए, तो डिटेल्स हमारी फिल हो चुकी हैं। रैकेट का, सिंगल रैकेट का यूनिट प्राइस और उसकी क्वांटिटी, और अब हम ऐसे ही बाकी सबकी डिटेल्स भी आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों? अमाउंट पेबल, जो कि डी कॉलम के नीचे है, हमें इनकी सबकी अमाउंट पेबल मतलब टोटल खर्च निकालना है कि रैकेट पर कितना खर्च हुआ, बैट पर कितना खर्च हुआ, बॉल पर, ऐसे ही बाकी सबका। तो जैसा कि हमने देखा, फॉर्मूला हमारा शुरू होता है इक्वल टू से। तो हमें कीबोर्ड से इक्वल टू का निशान ढूंढना है और यहाँ लिखना है इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर C2, और हमें सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए बच्चों, इसका टोटल खर्च आ गया। रैकेट पर कुल कितना खर्च हुआ बच्चों? 1050 रुपीज, 1050 रुपए। तो ऐसे ही हमें बैट का टोटल अमाउंट पेबल निकालना है। बैट के ऊपर टोटल कितना खर्चा हुआ बच्चों, कैसे निकालेंगे? इसकी यूनिट प्राइस, बैट का जो यूनिट प्राइस है, एक बैट का प्राइस है, उसको इसकी टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। एक बैट हमारा 225 रुपए का है, तो 10 बैट कितने के होंगे बच्चों?
225 मल्टीप्लाई बाय 10। हमें सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर टाइप करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। तो फॉर्मूला की शुरुआत किससे होती है बच्चों? इक्वल टू से। इक्वल टू सेल एड्रेस क्या होगा? ये कौन सा सेल एड्रेस है बच्चों? बी कॉलम एंड रो नंबर 3, तो ये होगा B3 और ये होगा C3। B3 मल्टीप्लाई बाय C3। B3 स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, C3 और हमें एंटर प्रेस कर देना है। दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं बच्चों। सो अब हमें बॉल का टोटल खर्च निकालना है, तो इक्वल टू से फॉर्मूला की शुरुआत होगी और अब हम नए तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे? हम इस बार सेल का एड्रेस लिखने की बजाय हम उस पर क्लिक करेंगे। तो इक्वल टू के बाद हमें सेल के एड्रेस पे क्लिक करना है। ये इसका एड्रेस अपने आप ले लेगा। ये देखो बच्चों B4, तो स्टार दबाएंगे, मल्टीप्लाई का बटन, उसके बाद इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। देखिए तो इनका एड्रेस अपने आप आ गया, B4 मल्टीप्लाई बाय C4 और एंटर प्रेस कर देंगे। ऐसे ही फुटबॉल के लिए इक्वल टू फुटबॉल की यूनिट प्राइस वाले सेल पे क्लिक किया, फिर हमें स्टार दबाया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखिए इसका एंटर मारने के बाद इसका भी अमाउंट पेबल आ गया। ठीक इसी तरीके से इक्वल टू यहाँ पर इस सेल पे क्लिक किया, स्टार, एंड इस तरीके से इसका खर्च भी हमारा आ गया। तो ऐसे ही बच्चों आप भी अपनी टेबल बना सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो हमें घबराने की कभी भी जरूरत नहीं होती, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी डाउट। अगर आप किसी भी डाउट का सामना करते हैं तो हेजिटेट ना हो, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखो और समझो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।